हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय में। तो दोस्तों, इस बार हमने जो गांधी जी का सीरीज स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी का, उसका ये सेकंड लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है। इसमें गांधी के सारे व्यू हैं वो कवर हो जाएंगे। सारी इनकी जो बातें हैं, सारे इनके जो विचार हैं प्रत्येक टॉपिक पर, वो सारे कवर हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों ये जो लेक्चर हैं आपके लिए, ये यूजीसी नेट जो एनटीए द्वारा लिया जाता है वो, और साथ ही साथ दोस्तों एमपी सेट या किसी भी स्टेट की जो सेट एग्जाम्स होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए, और आने वाले जो एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस के थ्रू, उसमें भी ये काम आने वाला है। और दोस्तों जितनी भी एमपीपीएससी प्री हो या मेंस, यूपीएससी प्री हो या मेंस, सभी में ये समान रूप से काम आएगा। और दोस्तों जल्द ही हम शुरुआत करने वाले हैं आयोग की सीरीज, जिसमें आपके जितने भी आयोग हैं, निर्वाचन आयोग, चाहे वो संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक, सभी आयोग हम कंप्लीट करेंगे। और कोशिश है कि वो बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि दोनों स्टूडेंट को समान रूप से फायदा करे। और दोस्तों साथ ही अ, वो आयोग जो रहेंगे वो आज या कल में हम स्टार्ट कर देंगे, है ना। और डीपली रहेंगे, बहुत डीप हम उसका अध्ययन करेंगे, जो आपके यूपीएससी, यूपीएससी प्री मेंस दोनों, एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों। और एमपीपीएससी प्री में तो बहुत ज्यादा नंबर के हैं वो, और मेंस में भी 30 नंबर के आसपास उसका एक यूनिट दे रखा है पूरा, तो वो भी कवर हो जाएगा। और जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस के थ्रू, उसमें भी पूरे में आएगा वो। एमपी सेट और प्रेफर सेट की जो एग्जाम्स हैं, उसमें बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर के ये आते हैं। तो प्लीज दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। तो दोस्तों बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के विचार, बाकी अहिंसा पे, सत्याग्रह पे, ओके, इन सब पर हमने विचार पढ़ चुके थे महात्मा गांधी के। अब राज्य पर जो है महात्मा गांधी के क्या विचार रहे, कि राज्य की जो अवधारणा है उस पर महात्मा गांधी का क्या कहना है। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी हैं वो राज्य की आलोचना करते हैं, अर्थात वो राज्य को चाहते ही नहीं। यहाँ पर मार्क्स के और महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो कुछ समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स हैं वो भी चाहते हैं कि राज्य रहित जो है वो समाज हो, और महात्मा गांधी भी यही चाहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य क्या करता है, व्यक्ति के अधिकारों को छीन लेता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है राज्य जो है। ठीक है, ये महात्मा गांधी का अपना कहना है। राज्य में क्या होती है, सरकारें होती हैं, और वह व्यक्तिगत जो मामले होते हैं उनमें इंटरफेयर करती है। इसलिए महात्मा गांधी भी राज्य के ज्यादा समर्थक नहीं रहे, वह राज्य रहित जीवन चाहते हैं, ठीक है, समाज चाहते हैं। तो बात करते हैं इन्हीं पर। महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, अथवा उन्हें शांतिवादी अराजकतावादी कहा जाता है। ये महात्मा गांधी के ऊपर कहा जाता है, और मैंने कहा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य का क्या है, समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि सत्याग्रही और अहिंसात्मक नैतिक व्यक्ति के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये मानते हैं कि अगर समाज में सत्याग्रही व्यक्ति हो जाएंगे सभी लोग, अहिंसात्मक जो है नैतिक व्यक्ति का निर्माण हो जाएगा, तो फिर राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज्य क्या करता है, हिंसा का प्रयोग करता है, राज्य व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। तो गांधी जी का यही विचार था कि राज्य नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। ओके, गांधी जी ने राज्य को आत्मा रहित मशीन कहा है। उन्होंने कहा कि जो राज्य होता है वह क्या होता है, आत्मा रहित मशीन होता है, जिसके द्वारा हिंसा का संगठित प्रयोग किया जाता है। हिंसा है जो राज्य है वह उसको फॉलो कर लेगा, अगर अगर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो गांधी जी अपनी जगह सही थे, क्योंकि उस समय के जो राज्य हैं, जैसे ब्रिटेन हमारे यहाँ उपनिवेशवाद के रूप में हमें गुलाम बनाकर रखा हुआ था, वह भी एक प्रकार का राज्य था जो ब्रिटेन के राज्य से संचालित होता था। राज्य मतलब सरकारें होता है, कोई भी मशीनरी होती है, अर्थात सरकारें होती हैं, संसद होती है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, जो होती है ये राज्य ही कहलाती है। ठीक है, तो जो राज्य है वो क्या करेगा, हिंसा का फिर योजना के तहत, कानून के प्रयोग के तहत हिंसा का प्रयोग करेगा, और वह हिंसा हिंसा के माध्यम से राज्य का संचालन करेगा। इसलिए उन्होंने आत्मा रहित मशीन कहा, किसी संज्ञा दी, आत्मा रहित मशीन की संज्ञा दी उन्होंने राज्य को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गांधी जी राज्य नामक संस्था का विरोध करते थे, क्योंकि गांधी जी के अनुसार आदर्श व्यवस्था में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात
वे ऐसा समाज चाहते थे दोस्तों, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहें, प्रेम के साथ रहें, वस्तुनिष्ठता जो होती है, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें, एक दूसरे का सहयोग करें, बंधुत्व के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें और एक दूसरे की संस्कृति और संस्कार को समान महत्व दें। प्रेम से रहें, किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, ऐसा आदर्श व्यवस्था के समर्थक थे गांधी जी। और अगर ऐसा आदर्श व्यवस्था रहेगी दोस्तों, तो हमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। ये कहना है गांधी जी का। अर्थात वह राज्य के आलोचक रहे हैं और राज्य को वो समाज में नहीं चाहते हैं कि राज्य होना नहीं चाहिए। सभी लोग मिलजुल करके आपस में सहमति से शासन करेंगे। ये गांधी जी का मत था। ठीक है? तो हमने इस पर चर्चाएँ करी। राज्य की हिंसा व्यक्ति की हिंसा से भयंकर होती है। तो जो व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से कोई हिंसा करता है, तो वह केवल कुछ लोगों तक या केवल एक इंडिविजुअल व्यक्ति को ही हानि पहुँचा सकता है। परंतु यदि राज्य हिंसा का प्रयोग करती है, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि लोगों का आवाज़ को दबाने के लिए, लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए जो सरकारें हैं, वह हिंसात्मक तरीके अपनाती है, गोलीबारी करती है, आँसू गैस के गोले छोड़ती है, लाठी चार्ज करती है। तो सोचो भयानक होती है राज्य की हिंसा। और यदि राज्य को बड़े पैमाने पर हिंसा को काबू करना हो या व्यक्तियों की जो आज़ादी है उसको छीनना हो, तो वो फिर बड़े प्रयोग भी कर सकती है। वह सेना को उतार देती है। वह जो जो हमारे बल होते हैं, सैनिक बल, उनको उतार देती है और उनके माध्यम से जनता की जो आवाज़ है, उसको दबाने का प्रयास करती है। ये गांधी जी का कहना है, ठीक है? ये हमारा कहना नहीं, ये गांधी जी का मत है। अर्थात जो राज्य की हिंसा होती है, वो महान बड़ी होती है ज़्यादा, क्योंकि जैसे युद्ध होते हैं, तो परमाणु बम का प्रयोग कर सकती है, बड़ी-बड़ी मिसाइलों का प्रयोग करती है। व्यक्ति नहीं कर सकता ये काम, है ना? व्यक्ति जो है बम का प्रयोग नहीं करता या कर नहीं सकता। ये आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। तो आतंकवादी गतिविधियां क्या होती है, संगठित होती हैं। वो राज्य जो पाकिस्तान जिसे मान लीजिए, वो आतंकवादी संगठनों को लगातार सहयोग प्रदान करता है। तो ऐसे तत्व बड़ी मात्रा में हिंसा करते हैं। तो राज्य समर्थित जो भी हिंसा होती है वो बहुत ज्यादा व्यापक होती है। और गांधी जी इसके विरोधी हैं। हिंसा चाहते ही नहीं गांधी जी। न मन से, न कर्म से, न वचन से किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह देश को, राष्ट्र को बहुत हानि पहुंचाती है। वह नागरिकों को हानि पहुंचाती है। इसलिए वो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते। और ये बड़ी इसीलिए भी होती है क्योंकि यह व्यक्ति के रूप में या बच्चों को, महिलाओं को, सभी को एक तरफा हानि पहुंचाती है। बुजुर्गों को, ये पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, क्योंकि बम और बाकी परीक्षण का उपयोग कर रही है, हथियारों का प्रयोग हुआ, तो उसमें पर्यावरण का भी भारी मात्रा में विनाश होगा। जंतुओं की हानि होगी, जंतु मरेंगे, जीव जंतुओं की हत्याएं होंगी। तो राज्य की जो हिंसा होती है वो व्यापक होती है बजाय व्यक्ति की हिंसा के। ये गांधी जी का मानना था। गांधी जी ने समूची जो पाश्चात्य सभ्यता है उसकी आलोचना की है। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र, बहुमत के शासन एवं दलीय प्रणाली को पूर्ण रूप में अस्वीकृत कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि संसद कुछ चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा जनता पर शासन किया जाता है। जनता अपने मत का एक बार प्रयोग करती है और नेता को चुन लेती है और वह नेता फिर 5 साल अपने ही तरीके से जनता पर शासन करता है। वह जनता की आवाज को नहीं सुनता और जनता को केवल एक बार मौका मिलता है 4 या 5 साल में। 4 साल अमेरिका में, 5 साल भारत में है। तो ये इसीलिए लोकतंत्र के क्या रहते हैं, समर्थक नहीं है गांधी जी। संसदीय जो लोकतंत्र है उसके समर्थक नहीं है। ये चाहते हैं कि जनता की आवाज हो, जनतंत्र की स्थापना हो। जो कुछ हो जनता के द्वारा हो, जनता के लिए ही हो, जनता के माध्यम से ही हो। ये गांधी जी का मत है। इसलिए वो संसदीय जो लोकतंत्र है, बहुमत का शासन है, दलीय जो प्रणाली है, उसका विरोध करते हैं या उसको अस्वीकृत करते हैं गांधी जी। तो इनका व्यापक नजरिया है दोस्तों। गांधी जी ने संसद को क्या संज्ञा दी है? बांझ औरत की संज्ञा दी है। बांझ औरत इसलिए कहा क्योंकि जो संसद है वह क्या करती है, वह अपने नुमाइंदों के द्वारा कानूनों का निर्माण करती है और उन कानूनों का जबरदस्ती जनता से पालन करवाती है, जिससे कि जनता का विकास नहीं हो पाता। मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं निकलता और आउटपुट जहां निकलता वो बांझ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के अनुसार समुची जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य मतलब ये पश्चिमी जो देशों की सभ्यता है, जो विकसित देश हैं उनकी में शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है। इसलिए ऐसा समाज अहिंसात्मक नहीं हो सकता। मतलब सत्ता एक या कुछ लोगों के हाथ में होती है
और कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग पूरे समूची समाज को नियंत्रित करने में करते हैं। तो गांधी जी इसीलिए उसको बांझ कहा, संसद को, ठीक है? क्योंकि केंद्रीकरण मतलब कि शक्ति का जो केंद्र है वह कुछ लोगों के हाथ में होता है, जैसा कि सांसदों और विधायकों के हाथ में। और ऐसे लोग पूरे समाज पर क्या करते हैं, अपना आधिपत्य लंबे समय तक रखते हैं, अपने अनुसार कानूनों का निर्माण करते हैं, ठीक है? जनता से वो पूछते नहीं है। दूसरा, इसलिए गांधी जी विकेंद्रीकृत शासन के समर्थक है। विकेंद्रीकृत मतलब शासन के सबसे निचले स्तर तक शक्तियों का पहुंचना और शक्तिशाली गांवों का होना, ग्राम पंचायतों का होना। वे शक्तिशाली रहेंगी, वे अपने कानून का खुद निर्माण करें और अपने कानूनों का खुद ही पालन करवाएं, जिससे कि बेहतर समाज का विकास हो सके। ये गांधी जी का कहना था। ओके, गांधी जी के लिए आदर्श राज्य राम राज्य होगा, परंतु व्यवहारिक रूप में उन्होंने पंचायती राज का भी समर्थन किया। राम राज्य का मतलब यहाँ दोस्तों राम का राज्य नहीं, यहाँ राम राज्य के, गांधी जी के राम राज्य का मतलब है जहां पर सभी प्रजा सुखी रहती हो, प्रजा का कल्याण होता हो और सारी जनता की सारी सुविधाओं उन्हें प्राप्त होती हो। वे एक दूसरे के सहयोग, भाईचारे के साथ जीवन यापन करें, उनको हर प्रकार की स्वतंत्रता हो, हर प्रकार के उन्हें अधिकार मिले और वह अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से पालन कर सके, जिससे कि समाज का उत्थान हो, कल्याण हो। ऐसा राम राज्य जहां सभी जनता सुखी रहती हो। तो ये गांधी जी का आदर्शवाद है, वाद है दोस्तों, जो कि बिना कानून के शायद ही हो पाता है, क्योंकि हमारा समाज इतना नैतिक नहीं है, जो और नैतिक बनाया भी नहीं जा सकता समाज को इतना ज्यादा। तो लेकिन गांधी जी अपनी जगह सही थे, वे ऐसे समाज की कल्पना करते थे, परंतु व्यवहारिक रूप से शायद ही वह समाज का निर्माण हो सके। परंतु जब नहीं हो पाता तो गांधी जी कहते हैं हमें पंचायती राज चाहिए। तो आर्टिकल जो 40 है संविधान का, वह पंचायती राज की ही बातें करता है, जो गांधी के ही आदर्श पर टिका हुआ है। पंचायती राज में क्या होता है, पंचायतें होती हैं, पंचों के माध्यम से गांव के प्रशासन चलाया जाता है, जिससे गांव का बेहतर विकास हो सके, निचले स्तर तक शक्तियों का प्रयोग हो, शक्तियां निचले स्तर से ऊपर की तरफ जाएं, न कि ऊपर से नीचे की तरफ आए। अभी क्या हो रहा है कि जो केंद्र से राज्यों को, राज्यों से फिर जो है निचले स्तर तक शक्तियों का वितरण हो रहा है, उल्टा हो रहा है। गांधी जी चाहते थे कि गांव से शक्ति का उत्सर्जन हो, फिर राज्यों को जाए, फिर केंद्र तक जाए, ज्यादा शक्तिशाली गांव और पंचायतें हों, उनको ज्यादा अधिकार मिले, उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत हो, तभी गांव का विकास हो जाएगा। और प्रत्येक गांव का अगर इसी प्रकार से विकास हो गया तो एक पूरे देश का अपने आप विकास हो जाएगा। ये गांधी जी का कहना है। गांधी जी का राम राज्य गांव का एक संघ होगा। गांधी जी के अनुसार शहरों में व्यक्ति रहते हैं, लेकिन गांव में देवता का निवास होता है। ये गांधी जी कह रहे हैं कि शहरों में कौन रहता है, व्यक्ति रहता है। क्यों रहता है व्यक्ति? क्योंकि जो शहर का व्यक्ति होता है वह भौतिकवादी होता है, वह धर्म कर्म पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वह भ्रष्टाचार करता है, वह अनैतिक क्रियाओं को प्रयोग में लाता है, अपने आचरण में लाता है। वहां प्रेम की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, सद्भाव नहीं होता, बंधुत्व की कमी पाई जाती है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता और दुनिया की दौड़ धूप में लगातार गतिशील रहता है, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। पर्यावरण ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, अच्छे पेड़ पौधे नहीं होते, पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया जाता है शहरों में, वाहनों की गतिशीलता, प्रदूषण होता है, लगातार गंदगी पाई जाती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब छोटे छोटे पास पास में घर बने होते हैं और लगातार आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं शहरों में। लेकिन गांधी जी का कहना है गांव में देवता निवास करते हैं। इसका मतलब क्या है, गांव में जो व्यक्ति होते हैं वह धर्म के अनुसार गतिविधियां करते हैं। कुछ भी प्रोग्राम हो, कुछ भी सम्मेलन हो, कोई भी सभा हो, सब आपस में मिलजुल के कार्य करते हैं और गांव के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये गांधी जी का मत है दोस्तों, ठीक है। इसलिए उनका कहना है कि गांव का व्यक्ति सरल होता है, प्रकृति से जुड़ा होता है, सभी एक दूसरे में ईश्वर को देखता है और कुछ भी गलतियां या पाप करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि वह मानता है कि ईश्वर है और ईश्वर मुझे इसकी सजा देगा अगर मैं ये काम करूंगा तो। ऐसा गांधी जी का मानना था। परंतु वास्तविकता दोस्तों ऐसा है कि गांव में भी बड़ी मात्रा में अपराध होते हैं। वो अभी वर्तमान की स्थितियां ये है, गांव अभी जो है नगरों से भी ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। गांव में भी गंदगी है, गांव के लोग भी पेड़ पौधे ज्यादा काटने लगे अभी वर्तमान में।
परंतु ऐसा सभी जगह नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गांव में वास्तविकता में शांति पाई जाती है। व्यक्ति सरल होता है, प्रेम से गहरा उसका संबंध होता है गांव में। आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार राजनीति का आशय है लोक नीति या लोक कल्याण है, शक्ति के लिए संघर्ष नहीं। राजनीति का अर्थ है गांधी जी के अनुसार लोक कल्याण। आप राजनीति इसीलिए करें ताकि लोगों का कल्याण हो सके, समाज का कल्याण हो सके, प्रत्येक व्यक्ति के विकास हो सके, जाति धर्म और संप्रदाय से वह ऊपर उठ सके और अपने अपने धर्म का वह पालन नैतिक रूप से करे। इसी मायने में राजनीति का आशय निकालते हैं गांधी जी, न कि शक्ति संघर्ष। जैसे कि आपस में गुट बन जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे की आलोचनाएं करते हैं। इसलिए वो गांधी जी जो है वो दल के भी विरोधी रहे। दल बनना ही नहीं चाहिए, एक ही दल हो, जिसे भारतीय दल हो एक, जहां सभी लोग आपस में मिलजुल करके राज्य सॉरी देश की गतिविधियों को फॉलो करें, देश के लिए अच्छे कानून बनाए, देश के विकास में सहयोग करें, निष्काम कर्मयोगी बने, मतलब बिना फल की इच्छा किए अपना कर्तव्य का पालन करे, जनता की सेवा करे। लेकिन हमारे यहाँ तो जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, आपको पता ही है, धन का संकेंद्रण कर लेते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं, जिससे ही नेता बनते हैं वो जनता को पूछते ही नहीं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। तो गांधी जी का जो मत था वो सही था, परंतु उसको व्यवहारिक रूप लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनके विकेंद्रीकरण विकेंद्रित शासन का समर्थन करते हुए गांवों को मूल इकाई माना उन्होंने, कि गांव ही मूल इकाई है। उनके अनुसार गांव के लोग जनपद से प्रांत तथा प्रांत के लोग अखिल भारतीय प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेंगे। मतलब पहले गांव के लोग जनपद के लोगों को चुनेंगे, फिर जनपद के लोग प्रांतों को, फिर प्रांतों के लोग भारतीय जो प्रतिनिधि होते हैं, जो केंद्र में बैठ करके भारतीय लोगों के लिए कानूनों का निर्माण करेंगे, नीतियों का निर्माण करेंगे, उनको चुनेंगे। तो मतलब निचले स्तर से ऊपर की ओर चुनाव होना चाहिए, न कि ऊपर से नीचे की तरफ। ये गांधी जी का मत था। गांधी जी सबसे बड़े लोकतंत्रवादी, समाजवादी तथा व्यक्तिवादी थे, परंतु पाश्चात्य अर्थ में बिल्कुल नहीं। वास्तविकता है वे लोगों के तंत्र पर विश्वास करते थे, परंतु जो हम मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का जो लोकतंत्र है, जैसे कि एक व्यक्ति प्रकट होगा, चुनाव लड़ेगा और जीत जाएगा, ऐसा नहीं। वे गांव से व्यक्ति को उठाना चाहते थे, जनता की मर्जी से, सभी के समर्थन से एक व्यक्ति का चुनाव करते थे, और वह व्यक्ति फिर केंद्र तक जाएगा और फिर पूरे समाज के लिए कार्य करेगा। ऐसा लोकतंत्रवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकारों पर जो विचार है गांधी जी के वो क्या है? तो अधिकारों पर भी गांधी जी ने विचार दिए। गांधी जी एक बड़े व्यक्तिवादी विचारक थे, परंतु उनका जो व्यक्तिवाद है नैतिक था। नैतिक मतलब मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कैसा रहे, वह नैतिक मूल्यों को परफॉर्म करे, इथिकल रहे, इथिकल प्रैक्टिस में लाए। वह क्या करे? ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, पंथ निरपेक्षता, विवेकशील हो, ज्ञानशील हो, सत्य के आग्रह पर चले, अहिंसात्मक हो, ऐसा व्यक्तिवाद, ऐसे अधिकारों की बात करते हैं। उनके अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो व्यक्ति के बीच में अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं होगा। सही बात है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्तव्य है कि मैं रात में 10 बजे बाद किसी भी प्रकार का ध्वनि यंत्र ना बजाऊं। इससे क्या होगा? जो मजदूर हैं, जो दिन भर काम करते हैं, दौड़ धूप में घूमते हैं, वो आराम से सो सके। अगर यदि मैं अपने साउंड या वाद्य यंत्र बजाता हूँ रात की 10 बजे बाद, तो उनकी नींद डिस्टर्ब होगी और उनका जो अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। उनका अधिकार है शांति से सोने का, शांति से जीने का, वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कर्तव्य दूसरे के अधिकार की अपने आप रक्षा हो जाता है। ऐसे ही अगर हम पर्यावरण की वृक्षारोपण करें, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, तो बदले में क्या होगा? सभी व्यक्तियों के लिए शुद्ध वायु मिलेगी, जलवायु परिवर्तन नहीं होगा और उन पर्यावरणीय जो संसाधनों का हम बेहतर प्रयोग कर पाएंगे। तो गांधी जी के विचार थे कि आप कर्तव्यों का पालन करिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का सही से पालन करिए, और सही से अगर प्रत्येक व्यक्ति कर लेगा तो अधिकारों को लेकर के कभी भी संघर्ष नहीं होगा। जो गांधी जी की स्वराज पर अवधारणा है, स्वतंत्रता पर, वो कैसी है? तो गांधी का मूल उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। स्वराज मतलब स्वयं का राज, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वयं पर शासन या स्वशासन, सेल्फ रूल। मतलब हमें हमारे स्वयं पर शासन करना चाहिए, हमारी इंद्रियों पर, हमारे काम पर, हमारी इच्छाओं पर, हमारी तृष्णाओं पर।
अर्थात हम अपने स्वयं को दिशा निर्देश दे सकें, हम खुद कुछ भी ऐसी गलत गतिविधियां ना करें, ऐसे विचार हमारे मन में ना लाएं जिससे कि दूसरों को हानि पहुंचती हो, समाज को हानि पहुंचती हो। तो स्वयं पर शासन मतलब कि स्वयं की गतिविधियों को नियंत्रित करना, स्वयं की वासनाओं को नियंत्रित करना, उस पर कंट्रोल होना चाहिए आपका। अगर स्वयं की सारी गतिविधियों पर आपका नियंत्रण है, तो फिर आपका मन भटकेगा नहीं, आपका मन सही दिशा में सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करता रहेगा। यही मतलब था गांधी जी का स्वराज के संबंध में। स्वराज मतलब स्वयं का राज, स्वयं की इच्छाओं पर, स्वयं की तृष्णाओं पर, स्वयं के सारी गतिविधियों पर। ठीक है, जो उन्होंने ये बात उपनिषदों से लिया है। तो जो स्वशासन जो है, स्वराज का जो शब्द है, वो गांधी जी ने कहां से लिया है? वो उपनिषदों से लिया है। उपनिषदों में स्वराज की बात कही गई है। तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा वो कि गांधी जी ने जो स्वराज का जो शब्द है या उसका जो विचार है वो कहां से लिया है? वह उपनिषदों से लिया है। आगे बढ़ते हैं। स्वराज के नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दोनों अर्थ माने जाते हैं। नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप में स्वराज का अर्थ स्वशासन या आत्मनियंत्रण होना, मैं इस पे बात कर चुका हूं अभी। जबकि राजनीतिक रूप में स्वराज का आशय है लोगों द्वारा अपना शासन स्वयं करना, मतलब जनता अपना शासन स्वयं करे। वही स्वयं कब कर पाएगी? जब वो अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण सोचेगी, अपने कर्तव्य का सही से पालन करे, समाज की सेवा करे। और प्रत्येक व्यक्ति अगर समाज की सेवा करेगा, समाज के कानूनों को मानेगा, समाज के जो भी रूढ़िवादी गलत तत्व हैं उनको समाप्त करेगा, प्रत्येक व्यक्ति इसमें योगदान देगा, तो स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ये गांधी जी का मानना था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वराज शब्द का व्यवस्थित प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तिलक ने किया। सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग जो स्वराज का है वह तिलक ने किया। तिलक के अनुसार स्वराज के निम्न अर्थ हैं। अच्छा, हम तिलक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि हम कंपैरिजन भी करना होता है। अभी हमने गांधी का स्वराज पढ़ा, अब हम तिलक का स्वराज पढ़ते हैं। तिलक स्वराज के बारे में क्या बोलते हैं? स्वराज का आशय है एक ही धर्म या प्रजाति के लोगों पर समान धर्म या प्रजाति के लोगों का शासन। कुल मिलाकर के तिलक का जो है वो थोड़ा संकीर्ण वाला स्वराज है। इनका कहने का मतलब है कि हिंदू हिंदू पर, मुस्लिम मुस्लिम पर शासन करे, ये कहना है कुल मिलाकर के। हिंदू हिंदू पर करे, मुसलमान मुसलमान पर करे, सिख सिख पर करे, ये तिलक का मानना था स्वराज का मतलब। या फिर थोड़ा और ऊंचाई पे चले जाते हैं तो इनका मानना था कि भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों का शासन। अब हम जाति और धर्म से ऊपर उठ जाते हैं तो तिलक मानते हैं कि जो अंग्रेज बाहर से आए हैं इनके द्वारा हम पर किसी प्रकार का शासन नहीं होना चाहिए। फिर किसका होना चाहिए? तो जो भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से संबंध रखता हो, लेकिन भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों का शासन होना चाहिए, जो अभी है वर्तमान में। ठीक है, वो तिलक की ही धारणा थी। बढ़ते हैं आगे। स्वराज का अभिप्राय उत्तरदायी एवं सहमति पर आधारित शासन। मतलब कि उत्तरदायी मतलब आप जो भी काम करते हैं, जैसे कि कोई सरकार है, कोई अधिकारी है, वो अपना जो भी काम करता है, और या कोई व्यक्ति है जो भी जिम्मेदारी लेता है, उसका उसके परिणाम का वह जवाबदेह बने। जो भी उसके परिणाम आते हैं या जो भी उसको काम सौंपा गया है उसके प्रति वह जवाबदेह बने, उस परिणाम के प्रति उसकी जवाबदारी हो, ये उत्तरदायित्व कहलाता है। उस उस काम को वो सही से परफॉर्म करे, और नहीं कर पाता है तो उसका वो जवाब दे, उत्तर दे, यही कहलाता है उत्तरदायित्व। सहमति मतलब सभी लोग आपस में सहमति बना करके कानून का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और कानून को निर्माण करने में सभी का आपस में मिल करके सहयोग करें। ओके, ये तिलक का कहना है। तिलक आगे चल के कहते हैं कि लोगों की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता हो, लोग राजनीति में आए, ये है स्वराज का मतलब। राजनीति में पार्टिसिपेशन करे। आगे तिलक ने स्वराज का प्रयोग किया, डोमिनियन स्टेट के बारे में बात करी। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है दोस्तों, जहां पर आंतरिक मामले भारतीयों के हाथ में हो और बाहरी मामले जो विदेशी मामले हैं, जैसे वैदेशिक संबंध हुआ, जैसे संचार हुआ, युद्ध हुआ, सेना हुई, ये सारे जो हैं वो हम किसके हाथ में होना चाहिए? अंग्रेजों के, अर्थात ब्रिटिश संसद के हाथ में। उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। लेकिन बाद में चल करके हमने ये विचार त्याग दिया, परंतु
ये शुरुआत में यही विचार था, डोमिनियन स्टेट का। स्वराज का मतलब तिलक का स्वराज डोमिनियन स्टेट पर आधारित था। ओके, मतलब दोहरा शासन, जहां पर आंतरिक मामले भारतीयों के हाथ में, विदेश के मामले अंग्रेजों के हाथ में रहे, ब्रिटिश संसद के हाथ में रहे। आगे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज एवं पूर्ण स्वराज में अंतर किया गया, जो क्योंकि स्वराज का जो पहला अर्थ निकाला गया वो डोमिनियन स्टेट निकाला गया, लेकिन 1929 में जब एक और शब्द प्रयोग किया हमने, पूर्ण स्वराज, इसका मतलब था पूर्ण रूप से आजादी, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी मामले, उस पर केवल और केवल भारतीयों का शासन, इसी के कहा गया पूर्ण स्वराज। और इस पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखी गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गांधीवादी आर्थिक पक्ष कौन सा है? तो गांधीवादी की जो हमने अभी समाज के बारे में, अधिकार के बारे में और जितने भी कर्तव्यों के बारे में, राज्य के बारे में, हिंसा के बारे में, जो भी पक्ष से, जितने भी पक्ष से, वो सारे पक्षों को चर्चा करी। अब आता है आर्थिक पक्ष। तो गांधी का जो आर्थिक पक्ष है वह ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रस्टीशिप अर्थात इसका मतलब क्या है? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत के अनुसार संपत्तिशाली व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल अडानी जी के पास जितनी भी संपत्ति है वह अपनी संपत्ति का प्रयोग अपने लिए नहीं, अपने लिए जरूरत है उतना तो कर ही लेगा वो, लेकिन उस संपत्ति का प्रयोग वह समाज के हित के लिए करे, क्योंकि उस संसाधन पर पूरे समाज का अधिकार है, न कि प्रत्येक व्यक्ति का, सॉरी, न कि उस संपत्ति वाले व्यक्ति का। अगर जमीन है तो ईश्वर की जमीन है वो, परंतु किसी व्यक्ति के पास है वो, तो उस व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वह ईश्वरीय जो संसाधन है या जो प्राकृतिक संसाधन है उसका समूचे समाज के कल्याण के लिए उपयोग करे। इसी के कहते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ओके, और बाद में विनोबा भावे ने इसका बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया और इसके लिए आंदोलन भी चलाया। ठीक है, भूदान आंदोलन वगैरह, जयप्रकाश नारायण वगैरह, इन्होंने भी इसके लिए इनसे मार्गदर्शन लिया और आगे बढ़ाया। गांधी जी अरस्तु के इस सिद्धांत के समर्थक थे कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए, उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। तो अरस्तु भी कहते हैं कि संपत्ति व्यक्ति की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरी अगर जमीन है तो उस जमीन में जो भी अनाज उत्पादन होता हो, मैं उस मालिक हो सकता हूं उस जमीन का, लेकिन उस जमीन से पता चला कि इतना उत्पादन हो रहा है जिससे कि 1000 लोगों को खाना दिया जा सकता है, और मैं तो एक ही व्यक्ति हूं, मेरे घर में पता चला 5 व्यक्ति हैं केवल, तो 5 का छोड़ दिया जाए, बाकी जितना भी बचा वो सारा अनाज का उपयोग जनता की भलाई के लिए, उसका उपभोग हर कोई कर सके। ये सिद्धांत विस्तृत है दोस्तों, ये गांधीवादी सिद्धांत है। ओके, अगला, खैर इसका पालन तो होगा ही नहीं, करते ही नहीं। ठीक, गांधी जी ने भारत में पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की धरोहर समझने को कहा है, कि जो पूंजीपति होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है वो व्यक्तिगत नहीं है दोस्तों, उस जो आपके पास संपत्ति है वो पूरे समाज का उस पर अधिकार है, क्योंकि आपने वो संपत्ति इकट्ठी कर ली है लेकिन आपकी नहीं है, वो प्रकृति की, नेचर की है, और नेचर तो सबके लिए समान है। जब प्रकृति सबके लिए समान है तो उसके संसाधन भी सभी के लिए समान है, और उसका प्रयोग जनता के हित में, जनता की भलाई में, उनके विकास में किया जाना चाहिए। ये गांधी जी का कहना है। और गांधी जी कहते हैं कि पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए। उनका हृदय परिवर्तन का मतलब ये कि वह अस्थेय, अपरिग्रह, परिग्रह मतलब धन का संचय ना करके उस धन का प्रयोग वह जनता की भलाई, राष्ट्र के विकास में करें, या तो दान में दे। जिसके पास जमीन नहीं है तो अपनी उपयोग की जमीन को छोड़ करके बाकी जितनी भी उसके पास अतिरिक्त जमीन है, अतिरिक्त संपत्ति है, वो जनता में बांट दे वो, ताकि सभी के पास संपत्ति का अधिकार हो सके। इसी सिद्धांत के अनुसार ईश्वर संपत्ति का मालिक है। ये मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि संपत्ति का मालिक तो ईश्वर है, आप कौन होते हो उसका कब्जा जमाने वाले। ठीक है, ये कहना था गांधी जी का। व्यक्ति संपत्ति का ट्रस्टी है, ये बात हो चुकी है, क्योंकि ईश्वर की संपत्ति है और ट्रस्टी है, अर्थात वह अपनी संपत्ति का प्रयोग जनता के विकास में, उनकी भलाई में करेगा। गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति के द्वारा सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच के लिए प्रकृति में संपदा का अभाव है। क्योंकि दोस्तों व्यक्ति क्या है, लालची है, उसका स्वभाव लालची है। कई लोग तो ये बोलते हैं कि व्यक्ति का पैदाइशी जो उसके मन में जो
विचार है वो कौन सा है, लालच का। वह और चाहता है, और की भावना रखता है। साइकिल आ गई, बाइक चाहता है, बाइक आ गई, कार चाहता है, कार आ गई, एरोप्लेन चाहने लग जाता है। मतलब कि ऐसी उसकी इच्छाएं होती है, उसकी लालसाएं होती है, मेरा स्वयं का हेलीकॉप्टर हो, स्वयं का एरोप्लेन हो। ये सारी उसकी इच्छाएं, उसकी लालच है ये। तो उसकी लालच तो कभी खत्म नहीं हो सकता। वो पूरी धरती पर कब्जा कर लेगा तब भी उसका खत्म नहीं होगा। फिर वो सोचेगा कि चंद्रमा पर करूं, अन्य ग्रहों पर भी मेरा कब्जा हो, ब्रह्मांड पर भी मेरा कब्जा हो। तो उसके लिए कोई जगह नहीं। प्रकृति में संपदा का अभाव है, प्रकृति वो नहीं दे सकती, उसकी लालच को पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, ये कहना है गांधी जी का। इसलिए गांधी जी विचारधारा में दान पर अत्यधिक महत्व देते हैं। दान कर दीजिए। जैसे आप, अगर मान लो आपके पास संपत्ति नहीं है तो श्रमदान कर दीजिए। श्रमदान मतलब किसी की सहायता कर दीजिए, किसी का काम करवा दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बूढ़ी औरत है और वह अस्पताल तक नहीं जा सकती, तो आप उसे अस्पताल तक पहुंचा दें, आप उसे उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दें। कोई देखिए, श्रमदान भी आप कर सकते हैं। भूमि दान, आपके पास अतिरिक्त भूमि है तो आपकी जो भी अतिरिक्त है उसको आप जनता में बांट सकते हैं। संपत्ति दान कर सकते हैं, तो आपके पास जो भी संपत्ति है दोस्तों, उस संपत्ति को क्या कर सकते हैं आप, संपत्ति अतिरिक्त है तो उसको दान कर दें। ग्राम दान कर सकते हैं। ग्राम का मतलब हुआ गांव के विकास के लिए अपना योगदान देना। ओके, ये आप कर सकते हैं। तो उन्होंने देखो 4 प्रकार के दान की बात करी गांधी जी ने, श्रम दान, भूमि दान, संपत्ति दान और ग्राम दान। और इसको क्रम से आप याद रख सकते हैं, पहले श्रम दान, फिर संपत्ति का दान, फिर भूमि दान, फिर ग्राम दान। तो आप ये दान इस प्रकार से कर सकते हो। तो आप एग्जाम में पूछते हैं कि गांधी जी जो है कितने प्रकार के दान की बात करते हैं, अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार 4 प्रकार के दान की बात करते हैं। गांधी जी ने कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों का समर्थन किया, क्योंकि इससे संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। कुटीर और लघु उद्योग जो होते हैं, छोटे पैमाने वाले उद्योग होते हैं, जिसमें बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती और उसे प्रत्येक व्यक्ति खोलने की क्षमता रख सकता है। तो गांधी जी इसी का समर्थन करते हैं। वह भारी मशीनों का प्रयोग नहीं कर चाहते, भारी मशीनों का विरोध करते हैं। वो बड़ी बड़ी मशीनों का, भारी मशीनों का, क्योंकि वह केंद्रीकरण हो जाएगा शक्ति का, संपत्ति का। फिर तो जिसके पास मशीन होगी, उसके जिसके पास पैसा होगा उसके पास मशीन होगी बड़ी बड़ी, वो बड़े उद्योग खोल सकता है और उत्पादन ज्यादा कर देगा। तो जो छोटा कुटीर उद्योग वाला व्यक्ति है उसका सामान बिकेगा ही नहीं, क्योंकि वह तो अपने जो परंपरागत तरीके से उसका विकास करेगा। तो वो कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के समर्थक है गांधी जी, जिससे कि क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे सकता है। ठीक है, आगे गांधीवादी विचारधारा भारत जैसे श्रम प्रधान देश के लिए अत्यधिक व्यवहारिक है, इसलिए वे भारी मशीनों के विरोधी थे। लेकिन मशीन मात्र के विरोधी नहीं थे, मशीन का विरोध नहीं करते, क्योंकि चरखा भी तो एक मशीन है जिसका उन्होंने प्रयोग किया। वे केवल और केवल भारी मशीनों के विरोधी थे, क्योंकि भारी मशीनें बड़ी मात्रा में उत्पादन करती है, और अगर बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाली मशीनों और उद्योगों का मुकाबला छोटे और लघु उद्योगों से होगा, तो स्वाभाविक है कि भारी मशीनें ही जीतेंगी, जिससे कि शक्ति का एक केंद्रीकरण हो जाएगा, संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा। फिर तो इनका रोजगार खत्म हो जाएगा बेचारों का। तो गांधी जी इसके विरोधी थे। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है ना। ये गांधी जी का कथन है। गांधीवाद का जो सामाजिक पक्ष है वो कौन सा है, सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब है सबका उत्थान, सभी का उदय, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय। ये सर्वोदय का इनका पक्ष है गांधी जी का। समाज में सभी प्रेम भाव से रहे, एक साथ रहे, जिसमें महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग, बच्चे, पिछड़े, आदिवासी, दलित, गरीब, सभी का उत्थान हो, सभी का कल्याण हो। यही सामाजिक पक्ष है, यही सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब सर्व उदय, सभी का उदय, सभी का उत्थान, सभी का विकास। यही सर्वोदय का इनका तात्पर्य था गांधी जी का। गांधी जी के अनुसार सर्वोदय उस विचारधारा की ओर संकेत करता है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। समाज में किसी के प्रति बैर ना हो, भेदभाव ना हो। यह वर्ग सहयोग पर आधारित हो, मतलब प्रत्येक वर्ग एक दूसरे का सहयोग करे, प्रेम से रहे, सत्य के साथ जीवन यापन करे, हिंसा का प्रयोग बिल्कुल ना करे। कुछ किसी प्रकार की समस्या का निदान वो आपसी सहयोग और सहमति से कर सकता है।
ये सर्वोदय का मतलब है। गांधी जी का सर्वोदय का विचार समाजवाद का विकल्प माना जाता है कि समाजवाद से बेहतर है सर्वोदय, सभी का उदय, क्योंकि समाजवाद भी जो है बुर्जुआ जो वर्ग है उसका विनाश की बात करता है। समाजवाद जो है वह केवल श्रमिकों को संपत्ति का अधिकार देता है। प्राकृतिक जो संसाधन है उसमें उसका उस पर किसका अधिकार होगा? आधिपत्य होगा मजदूरों का। परंतु गांधी जी का सर्वोदय सभी का समान अधिकार होगा, सभी का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, सभी लोग समान हो जाए, ऐसा विचार है गांधी जी का। गांधी जी के अलावा अन्य सर्वोदयी विचारक कौन कौन है? जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजूमदार, के जी मशरूवाला एवं दिनकर राव देव, विनोबा भावे सर्वाधिक प्रख्यात सर्वोदयी थे। संविधान सभा में एस एन अग्रवाल प्रसिद्ध गांधीवादी थे। तो जो गांधीवाद को ज्यादा मात्रा में फॉलो करते थे पूर्ण रूप से, उनका नाम था एस एन अग्रवाल। ये संविधान सभा में सदस्य भी रहे। सर्वोदय का जो विचार है वह गांधी जी ने, मैंने बताया था आपको पहले भी, जॉन रस्किन की एक बुक है अनटू दिस लास्ट 1860 में लिखी गई, जो जिसका उन्होंने गुजराती में भी अनुवाद करवा किया, वहां से लिए, क्योंकि जॉन रस्किन के विचार थे जिनसे गांधी जी पर प्रभाव पड़ा। तो जॉन रस्किन के विचार भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। व्यक्ति की भलाई समाज की भलाई में नहीं थे, मतलब अगर व्यक्ति की भलाई होगी तो समाज की भलाई भी होगी। वकील एवं न्यायिक का जो श्रम का मूल्य है वह समान होता है। वकील, ऐसा नहीं कि वकील ने पढ़ाई लिखाई ज्यादा करी है और वह वकील बन गया, वह कानूनों का जानकार है, उसके पास संपत्ति ज्यादा है तो उसका श्रम ज्यादा माना जाएगा, ऐसा नहीं। न्यायिक भी वही श्रम करता है, वकील भी करता है, दोनों अपनी अपनी जगह श्रम करते हैं और दोनों का मूल्य समान होता है। न हमें समाज में न्यायिक की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है। वकील नहीं होगा तो क्या नहीं हो पाएगा? कानूनों की सही व्याख्या नहीं हो पाएगी। न्याय नहीं होगा तो लोगों की सेवा नहीं हो पाएगी। मजदूर एवं कारीगर का जीवन वास्तविक जीवन है, क्योंकि मजदूर और कारीगर जो होते हैं वह राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वास्तविक रूप में राष्ट्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि अमीर व्यक्ति काम तो करने थोड़ी जाता है, मजदूरी काम करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, सड़कें बनाता है, इमारतें बनवाता है। ये मजदूर और कारीगरी तो करता है बेचारा, तो वो तो राष्ट्र का निर्माण करना करता हुआ ना फिर। और उसी का जीवन वास्तविक जीवन है, क्योंकि वो लगातार श्रम करता है और पूरे देश का निर्माण करता है। परंतु दोस्तों, दुर्भाग्य का विषय है कि जो देश का निर्माण करते हैं, जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उनको ही आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये देश का दुर्भाग्य है। रस्किन जो है, जॉन रस्किन, ये चाहते हैं कि इनका उदय हो पहले, इनका उदय हो जाएगा तो सभी का अपने आप उदय हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों से अच्छे व्यक्ति का उत्पन्न होगा, अच्छी पीढ़ी का निर्माण होगा। ये जॉन रस्किन कहते थे। अनटू दिस लास्ट इनकी बुक है। गांधी जी आदर्श समाज, सर्वोदयी समाज था इनका जो समाज था वो, और इन्होंने सामुद्रिक व्रत, ओशियन सर्कल की संज्ञा दी है, क्योंकि समाज में सब सर्कल का मतलब क्या होता है? सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इन्होंने उसकी संज्ञाएं दी, जिनके अनुसार व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए कार्य करेगा और परिवार गांव की भलाई करेगा तथा गांव वासियों की द्वारा ताल्लुक की भलाई की जाएगी और प्रत्येक छोटी इकाई अपने बड़ी इकाई की भलाई के लिए कार्य करेगा, मतलब एक दूसरे की भलाई के लिए काम करेगी। उनके अनुसार सभी व्यक्तियों का उत्थान आवश्यक है, इसी को सर्वोदय कहा गया। सभी व्यक्तियों का उत्थान हो, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जो गरीब है, मजदूर है, जो दिव्यांग है, उनकी भलाई, उनका कल्याण होना जरूरी है। उनका कल्याण ही राष्ट्र का कल्याण माना जाएगा, क्योंकि अगर उनका कल्याण हो गया, इसका मतलब इस देश से गरीबी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। धनी व्यक्तियों का नैतिक उत्थान एवं गरीब व्यक्तियों का भौतिक उत्थान होना चाहिए। नैतिक उत्थान मतलब अमीर के पास तो पैसा है, मतलब भौतिक संसाधन उसके पास है, परंतु उसके पास ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, प्रेम, सद्भाव, विवेक, समानुभूति, सहानुभूति जैसे मूल्य नहीं है, अर्थात उनका नैतिक उत्थान हो, मतलब ये सारे गुण उनके अंदर आए। और गरीबों के पास नैतिक उत्थान तो है, परंतु उसके पास भौतिक उत्थान नहीं, उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास अच्छे घर, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन नहीं है, तो उसकी उपलब्धता हो, ये चाहते हैं गांधी जी। गांधी जी के व्यवहारिक रूप में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी। गांधी जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया, अर्थात गांधी जी जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो ऋग्वेद में 10वें मंडल में कही गई, उसका ये अक्षरशः पालन करवाना चाहते हैं, परंतु ये भेदभाव को नहीं मानते। वर्ण व्यवस्था जो वर्णाश्रम है वह कर्म प्रधान मानते हैं, कर्म के अनुसार, मतलब कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय हो सकता है, अगर वह उसका कर्म करता है तो।
नई तालीम क्या दी गांधी जी ने? पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव विकल्प प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वदेशी शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, नैतिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गांधी जी ने। अर्थात पश्चिमी जो शिक्षा है उसका विकल्प चुना नई शिक्षा, नई तालीम। और नई तालीम कौन सी? नैतिक उत्थान, दर्शन की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, जो व्यक्ति के नैतिक के साथ साथ भौतिक उत्थान कर सके, ऐसी शिक्षा की बात करी गांधी जी ने। शिक्षा में चरित्र विकास, सादगी, शारीरिक विकास तीनों पर बल दिया गया। चरित्र का विकास होना चाहिए, सादगी मतलब व्यक्ति सरल हो, प्रेम भाव से रहे, और शारीरिक शिक्षा मतलब उसके शरीर के पूर्ण उसके बारे में जानकारी हो, और शरीर में पोषण पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे इसकी जानकारी हो, उसे इसकी शिक्षा मिले, सारी की सारी गतिविधियां, ताकि उसका शरीर का पूर्ण रूप से विकास हो सके। शिक्षा में कुटीर उद्योग एवं हस्तकला का प्रशिक्षण दिया गया। मतलब कि जो गांधी जी थे वह कौशल और रोजगार पर भी बात करना चाहते थे। शिक्षा एक ऐसी हो जो व्यक्ति को उद्योगपति बना सके, मतलब रोजगार खड़े कर सके। शिक्षा गांव में प्रदान की जाए, शिक्षा के लिए धन आम लोगों से एकत्रित किया जाए, और नई तालीम में प्राथमिक शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल दिया गया। ये गांधी जी का कहना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों गांधी जी के, जैसे के.जी. मशरूवाला ने अपनी रचना गांधी एवं मार्क्स में कहा कि गांधीवाद से हिंसा जोड़ने से यह मार्क्सवाद नहीं होगा। अगर गांधीवाद से हम हिंसा जोड़ भी दें तो भी यह मार्क्सवाद नहीं बन पाता, क्योंकि गांधी की हिंसा डॉक्टर वाली हिंसा है, भारत की रक्षा करने वाले सैनिक वाली हिंसा है, लेकिन मार्क्स की हिंसा ये तो पूरे जो अमीर है, पूंजीपति है, उनका विनाश चाहता है, तो थोड़ा अलग है। तो गांधी एवं मार्क्स किताब लिखी के.जी. मशरूवाला ने। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन पंपलेट और इंडियन ओपिनियन, ये यहां से काट देना, 1909 में नामक विचार पत्र प्रकाशित किया, तथा इंडियन ओपिनियन को साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा। गांधी जी के राजनीतिक विचार हिंद स्वराज में पाए जाते हैं। हिंद स्वराज का प्रकाशन वर्ष 1938 में हुआ था। इन्होंने हिंद स्वराज नामक एक पत्रिका या प्रकाशन किया था, ठीक है, जो 1938 में हुआ। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में फिर आपके साथ। ईश्वर आप सभी लोगों का कल्याण करें, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, गांधी जी के जो नैतिक विचार हैं उनका आप पालन करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पूरा देखें वीडियो को, ओके, और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल बनाए।